आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 12 में आज हम करेंगे एमसीक्यूज ऑन ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 2017 पर आधारित क्वेश्चंस। साथियों, कर्मचारियों की सेवा नियमावली को समेटे हुए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। तो चलिए देख लेते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 12 का पहला क्वेश्चन 221। If a government servant retires on July 1st, 2024, what is the latest date by which they must submit their TA claim to avoid forfeiture? यदि कोई कर्मचारी 1 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होता है तो जब्ती से बचने के लिए उसे अपना टीए दावा किस नवीनतम तिथि तक जमा करना होगा। मतलब कि 1 जुलाई 2024 को कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है तो उसको टीए क्लेम है वो कितने दिनों के अंदर जमा कर देना होगा, कौन सी तारीख तक जमा करना होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सितंबर 1st 2024, अक्टूबर 1st 2024, दिसंबर 30th 2024, दिसंबर 31st 2024। 1 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को टीए का दावा कितने तारीख तक कर देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, दिसंबर 31st 2024। यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक उसको टीए दावा है वो जमा कर देना होगा। 31 दिसंबर 2024 तक ये टीए दावा पेश कर देना होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, जब्ती यानी कि फॉरफिट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 222। अंडर व्हाट कंडीशन इज एन एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू ड्रॉ फुल डेली अलाउंस डीए फॉर द फर्स्ट 180 डेज व्हाइल अंडरगोइंग ट्रेनिंग? किस स्थिति में एक कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान पहले 180 दिनों के लिए पूर्ण दैनिक भत्ता यानी कि डीए प्राप्त करने का हकदार है? कोई कर्मचारी ट्रेनिंग पर गया है तो पहले 180 दिनों तक उसको फुल डीए मिलेगा, तो कौन सी कंडीशन में वो मिलेगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ओनली व्हेन बोर्डिंग एंड लॉजिंग आर नॉट प्रोवाइडेड। पहले 180 दिनों के लिए उसको डीए मिलेगा, परंतु ट्रेनिंग सेंटर पर उसको कोई बोर्डिंग और लॉजिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है। बोर्डिंग लॉजिंग का खुद का खर्चा उठा करके वो ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको 180 दिनों तक फुल डीए है वो मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 223। What is the entitlement of an employee deputed for training where boarding and lodging are provided at the training center for the first 30 days? प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी की पात्रता क्या है जहां पहले 30 दिनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र में भोजन और आवास प्रदान किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग अलग कंडीशंस के क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो पहले 30 दिनों तक बोर्डिंग लॉजिंग है वो ट्रेनिंग सेंटर द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो डीए का एंटाइटलमेंट क्या हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। फुल डीए फॉर द फर्स्ट 30 डेज देन हाफ डीए फॉर द नेक्स्ट 150 डेज। मतलब कि अगर बोर्डिंग लॉजिंग उपलब्ध करवाया जाता है तो 30 दिनों तक उसको फुल डीए मिलेगा, परंतु अगले 150 दिन तक उसको हाफ डीए मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 224। इफ एन एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एक्सीड्स 180 डेज व्हाट ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर ड्रॉइंग ट्रेवल अलाउंस टीए एंड डेली अलाउंस डीए? यदि किसी कर्मचारी का प्रशिक्षण 180 दिनों से अधिक है तो यात्रा भत्ता टीए और दैनिक भत्ता डीए प्राप्त करने के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ट्रेनिंग 180 दिनों से अधिक की हो गई है तो उसके लिए टीए डीए की एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन टू ड्रा टीए एज ऑन ट्रांसफर और टूर टीए प्लस डीए फॉर द फर्स्ट 180 डेज। ऑप्शन वहां पर होगा अगर टीए क्लेम करता है तो किस टाइप का किया जा सकता है, ट्रांसफर और टूर पर जाता है उस तरीके का टीए क्लेम किया जा सकता है। और डीए कितने दिनों तक के लिए मिलेगा, फर्स्ट 180 डेज के लिए मिलेगा, 180 दिनों के लिए डीए मिल जाएगा। और टीए किस तरीके का क्लेम करेंगे, या तो ट्रांसफर पर या टूर पर जाते उसी तरीके का क्लेम होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 225। When an employee undergoes both theoretical and practical training at two different stations, how is DA calculated at the second station?
जब एक कर्मचारी दो अलग अलग स्टेशनों पर सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रशिक्षण से गुजरता है तो दूसरे स्टेशन पर डीए की गणना कैसे होगी? ऑप्शन देख लीजिए। एक जगह पर सैद्धांतिक यानी कि थियोटिकल ट्रेनिंग हो रही है, दूसरी जगह पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही है, तो उनके डीए की गणना है वो कैसे की जाएगी? क्या एंटाइटलमेंट हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डीए एट द सेकेंड स्टेशन इज कैलकुलेटेड अफ्रेश इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ डेज एट द फर्स्ट स्टेशन। बहुत अच्छी बात बताई गई है। 180 दिन वाला रूल वहां पर लागू नहीं होगा। दूसरे स्टेशन पर एक फ्रेश टर्म शुरू हुई है ट्रेनिंग की, चाहे तो प्रैक्टिकल है या थ्योटिकल है, तो उसको फ्रेश ट्रेनिंग हम बोलेंगे। वहां पर उनका को रिलेशन नहीं रखा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 226। What is the rule for an employee undergoing training at a particular station but going on to another station? किसी विशेष स्टेशन पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लेकिन दूसरे स्टेशन के दौरे पर जाने वाले कर्मचारी के लिए क्या नियम है? मतलब कि एक स्टेशन पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और दूसरे स्टेशन पर दौरे पर जा रहा है, टूर पर जा रहा है कर्मचारी, तो क्या नियम हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। फुल डीए फॉर द टूर स्टेशन बट इट इज काउंटेड टूवर्ड्स द 180 डेज लिमिट। पहले स्टेशन पर वो प्रशिक्षण कर रहा है और वहीं से वो टूर पर चले गया है, तो इसको 180 डेज टर्म काउंट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है वो अलग अलग स्टेशन पर हो रही थी, तो यहाँ अलग अलग टर्म काउंट किया जाएगा। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, ट्रेनिंग एक स्टेशन पर हो रही है और इसके बाद में वो उसी स्टेशन से टूर पर जा रहा है, तो इसको क्या किया जाएगा? सिंगल स्पेल में काउंट किया जाएगा। और जब सिंगल स्पेल ट्रेनिंग काउंट की जाएगी तो लिमिट क्या होगी? 180 डेज की लिमिट होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 227। इज एनी टीए और डीए एडमिजिबल फॉर ट्रेनिंग हेल्ड एट द एम्प्लॉइज हेडक्वार्टर्स? क्या कोई टीए या डीए कर्मचारी के मुख्यालय में आयोजित प्रशिक्षण के लिए स्वीकार्य है? इस प्रकार के क्वेश्चंस पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे। अगर ट्रेनिंग एम्प्लॉय के हेडक्वार्टर स्टेशन पर ही हो रही है तो क्या उसको टीए डीए मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नो टीए और डीए इज एडमिजिबल। कोई टीए डीए नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी ट्रेनिंग सेम स्टेशन पर हो रही है जहां कर्मचारी नौकरी कर रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 228। हाउ इज हाउस रेंट अलाउंस HRA कैलकुलेटेड फॉर एन एम्प्लॉय ड्रॉइंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग? प्रशिक्षण के दौरान डीए पाने वाले कर्मचारी के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी कि HRA की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन देखिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। HRA इज कैलकुलेटेड एट द रेट्स एडमिजिबल एट द एम्प्लॉयज हेडक्वार्टर। मतलब कि HRA की गणना एम्प्लॉय के हेडक्वार्टर के अनुसार होगी, ना कि ट्रेनिंग सेंटर के अनुसार। ट्रेनिंग पर वो टेम्परेरीली गया है परंतु एक्चुअल हेडक्वार्टर स्टेशन है उसके अनुसार उसको HRA मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 229। फॉर हाउ मेनी डेज ऑफ टेम्परेरी ट्रांसफर टू एंड प्रो जर्नी टू द डेपुटेशन स्टेशन इज ट्रीटेड एज टूर विद डीए फॉर दोज डेज ओनली? अस्थायी स्थानांतरण के कितने दिनों के लिए प्रतिनियुक्ति स्टेशन तक आने जाने की यात्रा को केवल उन्हीं दिनों के लिए डीए के साथ दौरे के रूप में माना जाता है? मतलब कि टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है, एक पर्टिकुलर जगह पर डेपुटेशन हुआ है, तो कितने दिनों तक टूर के जैसा टीए मिलेगा उसको? 90 डेज, 120 डेज, 180 डेज, 200 डेज? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 180 डेज। 180 दिनों तक उसको टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है तो क्या मिल जाएगा? डीए मिल जाएगा। परंतु उसके आगे उसकी लिमिटेशन है, वो खत्म हो जाती है, तो 180 दिनों तक टेम्परेरी ट्रांसफर में उसको क्या मिल जाएगा? डीए मिल जाएगा, जैसा कि टूर में मिलता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन से ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कोई नया तरीका है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन आ गया हमारा 230। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिजिबल ड्यूरिंग ए टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ लेस देन 180 डेज? 180 दिनों से कम के अस्थायी स्थानांतरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या स्वीकार्य नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन से मैं आपको हर बार बताता हूं कि थोड़े मुश्किल होते हैं। डीए, ज्वाइनिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम, ट्रांसफर अलाउंस।
180 दिन या उससे कम के अस्थायी स्थानांतरण में कौन सी चीज स्वीकार नहीं है, क्या नहीं मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्वाइनिंग टाइम। जेटी है वो नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम उसको नहीं मिलेगा अगर टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ है 180 डेज से कम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में सारे सर्विस रूल्स हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं और ये आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखा गया है। अगर आपको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को भी बता सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 231। इफ इनिशियली लॉन्ग टर्म ट्रांसफर इज लेटर कन्वर्टेड इनटू टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ 180 डेज और लेस, हाउ इज द टीए क्लेम अफेक्टेड? यदि शुरुआत में लंबी अवधि का स्थानांतरण बाद में 180 दिन या उससे कम अवधि के अस्थायी स्थानांतरण में बदलने पर, मतलब कि पहले लंबी अवधि का ट्रांसफर था परंतु उसको 180 डेज से कम कर दिया गया है, तो इस कंडीशन में टीए का दावा कैसे प्रभावित होता है? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। पहले लंबी अवधि के लिए ट्रांसफर था परंतु उसको 180 दिनों से कम कर दिया है यानी कि टेम्परेरी ट्रांसफर हो गया है, तो टीए दावा है वो कैसे प्रभावित होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, द टीए क्लेम रिमेन्स अनचेंज्ड। पहले क्योंकि वो लंबी अवधि के लिए स्थानांतरण पर गया था और उस टाइम पर उसने टीए क्लेम कर लिया है तो टेम्परेरी ट्रांसफर की कंडीशन वहां पर नहीं लग रही थी। टेम्परेरी ट्रांसफर बाद में कन्वर्ट किया गया है इसलिए पहला क्लेम है वो चेंज नहीं होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 232। What happens if a temporary transfer initially for 180 days or less is extended beyond 180 days? बहुत अच्छी कंडीशन बताई गई है। पहले लॉन्ग टर्म था उसको शॉर्ट टर्म कर दिया है यानी कि 180 डेज का कर दिया या उससे कम कर दिया था, तो टीए क्लेम पहले वो कर चुका है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन इस प्रकार की बताई गई है कि पहले 180 डेज का टेम्परेरी ट्रांसफर हुआ था उसको 180 डेज से अधिक कर दिया गया है, तो अब क्या होगा? हिंदी अर्थ भी देख लीजिए। यदि एक अस्थायी स्थानांतरण शुरू में 180 दिनों या उससे कम के लिए बाद में 180 दिनों से अधिक बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, द टीए इज एडजस्टेड एंड डीए इज ग्रांटेड अप टू द इश्यू डेट ऑफ द रिवाइज्ड ऑर्डर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीए को एडजस्ट कर दिया जाएगा और डीए जो दिया गया है एक्सटेंडेड डेट तक उसको रखा जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 233। ट्रांसफर टीए इज एडमिजिबल ओनली इफ द ट्रांसफर इज मेड। स्थानांतरण टीए स्थानांतरण होने पर ही स्वीकार्य है, मतलब कि ट्रांसफर टीए है वो कौन सी कंडीशन में स्वीकार्य होगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट पे होता है तो ट्रांसफर टीए एडमिजिबल होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसफर है वो कौन सी कंडीशन में हुआ है? पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ है तो ट्रांसफर टीए उसको मिलेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 234। Which department specifies that posting to a place of choice after completion of full tenure is not considered a transfer on one's own request? कौन सा विभाग निर्दिष्ट करता है कि पूर्ण कार्यकाल पूरा होने के बाद पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग को किसी के स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण नहीं माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा जहां पर टेन्योर कंप्लीट कर लिया है और चॉइस से ट्रांसफर लिया गया है तो उसको चॉइस नहीं माना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ऐसा नहीं माना जाएगा, उसको खुद की चॉइस का ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, चॉइस प्लेस नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने टेन्योर कंप्लीट करके वो जगह प्राप्त करी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 235। What percentage of the last month's basic pay is provided as composite transfer grant CTG in general? सामान्यतः पिछले माह के मूल वेतन का कितना प्रतिशत कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट सीटीजी के रूप में प्रदान किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं और लड्डू क्वेश्चन अगर हम एग्जाम हॉल से गलत करके आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। 100%, 50%, 80%, 75%। सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा 80%। लास्ट मंथ का जो पे होता है उसका 80% किस रूप में मिल जाएगा, सीटीजी के रूप में मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 236। When transferring to island territories like Andaman, Nicobar and Lakshadweep, what percentage of basic pay is CTG? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे द्वीप क्षेत्रों में स्थानांतरण करते समय मूल वेतन का कितना प्रतिशत सीटीजी है। मतलब कि नॉर्मल में तो 80% मिल रहा है, परंतु ट्रांसफर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में हो रहा है तो सीटीजी कितना मिलेगा, बेसिक का कितने प्रतिशत सीटीजी के रूप में मिलेगा। 50%, 100%, 80%, 70%। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा 100%। 100% सीटीजी उसको मिलेगा, बेसिक का 100% मिलेगा अगर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और इसी तरीके के हार्ड स्टेशन से ट्रांसफर होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 237। इफ एन एम्प्लॉयज फैमिली डज नॉट अकम्पनी देम ऑन ट्रांसफर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट? यदि किसी कर्मचारी का परिवार सरकारी आवास की अनुपलब्धता के कारण स्थानांतरण पर उनके साथ नहीं जाता है तो पात्रता क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो साथ में नहीं जा पाया क्योंकि गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं मिल पाया था नए स्थान पर, तो उसकी पात्रता क्या हो जाएगी, क्या कंडीशंस हो जाएंगे? ऑप्शन देखिए, नो एडिशनल बेनिफिट्स, एडिशनल फेयर फॉर 2 राउंड ट्रिप्स, एडिशनल फेयर फॉर 1 राउंड ट्रिप, ए हायर ग्रेड फॉर द जर्नी। यदि किसी कर्मचारी का परिवार सरकारी आवास की अनुपलब्धता के कारण स्थानांतरण पर उनके साथ नहीं जाता है तो पात्रता क्या होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एडिशनल फेयर फॉर 1 राउंड ट्रिप। पहली बार में उसको अकोमोडेशन नहीं मिला था तो एक एडिशनल फेयर है ट्रिप का मिल जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 238। इन द केस ऑफ ट्रांसफर मेड बिफोर 1 जुलाई 2017, what is the eligibility for CTG if personal effects are shifted after 1 जुलाई 2017? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 से पहले किए गए स्थानांतरणों के मामले में यदि व्यक्तिगत प्रभाव 1 जुलाई 2017 के बाद स्थानांतरित किए जाते हैं तो सीटीजी के लिए क्या पात्रता है? ट्रांसफर है वो 1 जुलाई 2017 से पहले हो गया, परंतु जो पर्सनल इफेक्ट्स है, जो सामान है, वो 1 जुलाई 2017 के बाद में शिफ्ट किया गया है। तो सीटीजी की पात्रता है कौन सी कंडीशन में होगी? प्री रिवाइज सीटीजी, रिवाइज सीटीजी, नो सीटीजी एलिजिबिलिटी, सीटीजी एट डिस्क्रिशन ऑफ द डिपार्टमेंट। कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, प्री रिवाइज सीटीजी। उसको प्री रिवाइज सीटीजी मिलेगा क्योंकि ट्रांसफर है वो 1 जुलाई 2017 से पहले हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 239। फॉर हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स कैन टीए बी क्लेम्ड व्हेन ट्रांसफरिंग टू ए न्यू स्टेशन? परिवार के कितने सदस्यों के लिए नए स्टेशन पर स्थानांतरण करते समय टीए दावा किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, फैमिली मेंबर्स अकम्पनिंग द एम्प्लॉय ऑन द डेट ऑफ जर्नी। मतलब कि जो फैमिली मेंबर हैं, डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जिस दिन जर्नी शुरू कर रहे थे, एम्प्लॉय के साथ में रह रहे थे, वो क्लेम के हकदार हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 12 का अंतिम सवाल 240। When is an employee entitled to an additional fare for both onward and return journeys during a transfer? स्थानांतरण के दौरान ये कर्मचारी आगे और वापसी दोनों यात्राओं के लिए अतिरिक्त किराया का हकदार कब होता है? कौन सी कंडीशन में अतिरिक्त हकदार हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। When the family is left behind due to non availability of government accommodation, जाने आने के किराए के लिए अतिरिक्त किराए का हकदार वो कौन सी कंडीशन में होता है? नए स्थान पर एम्प्लॉय गया, वहां पर उसको अकोमोडेशन नहीं मिला, तो जब अकोमोडेशन अलॉट हो जाएगा तो नेक्स्ट ट्रिप उसको मिल जाएगी। किसके लिए? फैमिली मेंबर को लाने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज पार्ट 12 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज है सर्विस रूल्स को समेटे हुए। अभी तक हमने 240 क्वेश्चन हैं कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में रखे गए और लेटेस्ट सर्विस रूल्स है वो समेटे जा रहे हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में।
अगर आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।